अब देखो बच्चों, एनसीईआरटी सिलेबस कक्षा 12 का फिजिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, कूलॉम का नियम। अब देखो, आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कूलॉम का जो नियम है इसका सदिश रूप में हम निरूपण कैसे करेंगे। और मैं गारंटी के साथ बच्चों इस बात का वादा करता हूं कि अगर तुमने यह वीडियो पूरी देख ली तो तुम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करोगे। हमारा जो टॉपिक है कूलॉम का नियम सदिश रूप में, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 वायु अथवा निर्वात में क्रमशः बिंदु ए तथा बिंदु बी पर स्थित हैं। जिनका मूल बिंदु जैसे कर लेंगे, जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 वेक्टर तथा R2 वेक्टर हैं। अब देखो बच्चों, हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि जो बिंदु आवेश होंगे वो निर्वात तथा वायु में जब होंगे तो ऐसी कंडीशन क्या होती है, त्रिविमीय। तो इसके लिए जो हम डायग्राम बनाओगे, देखो यहां, तो इसमें क्या करना है, देखो यहां हम एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और यहां हमने जेड अक्ष दर्शा दिया। और ये वाला जो बिंदु है इसे बिंदु ए मान लो और इस बिंदु पर Q1 आवेश है। और फिर इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु बी ले लो इसमें, और दूसरा बिंदु जो है आवेश वो है Q2। ये जो अक्ष एक दूसरे को काट रहे हैं
वो बिंदु है मूल बिंदु। अब इसमें दिया है कि मूल बिंदु O के सापेक्ष जो इनके स्थिति सदिश हैं OA वो R1 वेक्टर और OB R2 वेक्टर। अब थोड़ा इनकी बीच की दूरी का ध्यान रखना है। देखो यहाँ अगर हम दूरी बिंदु आवेश Q1 से Q2 के सापेक्ष पढ़ेंगे इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, तो बच्चों यहाँ लिखेंगे R12 वेक्टर और बिंदु B पर जब हम बल दिखाओगे तो Q2 पर Q1 के कारण, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी A से B के अनुदिश। तो यहाँ जो बल दिखाओगे इसमें F वो आवेश 2 पर किसके कारण, 1 के कारण। तो बिंदु आवेश 2 पर आवेश Q1 के कारण लगा बल, तो F21। तो यहाँ पढ़ेंगे इसमें देखो किस पर, आवेश 2 पर किसके कारण, 1 के कारण वैद्युत बल। तो इसकी डायरेक्शन ये होगी। इसके बाद अगर Q2 से Q1 की दूरी, इनकी Q2 की Q1 के सापेक्ष दूरी पढ़ोगे तो इसे इस डायरेक्शन में इस तरह दिखाओगे। देखो यहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ लिखेंगे R21 वेक्टर इस तरह से, ये ध्यान रखना है इसमें। अब अगर हम Q1 पे बल दिखाओगे तो Q1 पे किसके कारण, Q2 के कारण। तो यहां जो बल दिखा के चलेंगे F12 इसका वेक्टर, ये ध्यान रखना है इसमें। अब देखो यहां, अब जब हम आवेश Q2 पर बल की बात करेंगे तो आवेश Q2 पर यानी बिंदु आवेश Q2 पर जो लगने वाला बल है F21 वो किसके अनुदिश है, A से B के अनुदिश। अब A से B के अनुदिश जो एकांक सदिश बनेगा A से B के अनुदिश वो बनेगा यहाँ R12 का कैप। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो, देखो इसमें। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था जब कूलाम का जो नियम है अदिश रूप में, तो जैसा कि हम जानते हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल जो होगा उन आवेशों के परिणामी गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस फॉर्मूले लिख लेंगे, देखो यहां, तो F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब हम इसमें अनुक्रमानुपाती का निशान लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ऐसा इक्वेशन फर्स्ट मान के चलो। अब यहां देखो इसमें, अब थोड़ा सा इसमें लिख लेंगे कि A से B की दिशा में, यानी कि बिंदु A और B की दूरी यदि A से B की तरफ पढ़ोगे तो दूरी लिखी जाएगी सदिश रूप में R12 वेक्टर। अब यहां देखो जहां बिंदु A से B के बीच की दूरी उसे दिखा के चलेंगे बच्चों
ए से बी के बीच की दूरी r12 का वेक्टर, तो r12 वेक्टर। अगर बी से ए के बीच की दूरी, बी से ए की तरफ अगर सदिश रूप में दूरी बताओगे तो यहां लिखेंगे बिंदु बी से ए के बीच की दूरी बराबर यहां आ जाएगा r21 वेक्टर। तथा अब यदि एकांक सदिश की बात करोगे तो बिंदु ए से बी की दिशा में एकांक सदिश तो यहां जगह देखो, अब हमने ए से बी के बीच की दूरी ली थी r12 का वेक्टर, तो यहां एकांक सदिश कर लेंगे r12 का कैप, इस पे कैप लगा देंगे। वह बिंदु बी से ए, अगर हम बी से ए की डायरेक्शन में एकांक सदिश लेके चलेंगे तो बिंदु बी से ए की दिशा में एकांक सदिश, तो उसे पढ़ेंगे r21 का कैप, इस तरह से नोट कर लो पहले तक। अब देखो बच्चों, अगर हम ए से बी की डायरेक्शन में चल रहे हैं, देखो तो ए से और बी के बीच की दूरी हमने यहां, जो ए से बी के बीच की दूरी r12 वेक्टर, यानी कि r12 का वेक्टर, और जब बी से ए की दिशा में दूरी दर्शाओगे सदिश रूप में तो r2 यानी कि 2 की 1 के सापेक्ष दूरी, यानी कि बी से ए, तो बी पहले तो पहले 2 और फिर 1, इस तरह से ऐसा दर्शा देंगे। और ये हो गया इसकी डायरेक्शन में बल, इस तरह से। और एक बात का ध्यान रखना है, अगर ए से बी की दिशा में हम दूरी लेकर चल रहे हैं, यानी कि दूरी सदिश रूप में r12 का वेक्टर, तो ए से बी की ही दिशा में जब हम एकांक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर दिखाओगे तो r12 का कैप दिखाओगे, जैसा कि मैंने इसमें लिखा है। और ऐसे ही अगर हम बी से ए की डायरेक्शन में बीच की दूरी, इन बिंदुओं के जो आवेश, बिंदु आवेश है, इनके बीच की दूरी दिखाओगे तो r2 की किसके 1 के सापेक्ष दूरी। तो बच्चों जब हम बी से ए की दिशा में यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे तो r21 का कैप कर देंगे। एकांक सदिश का अगर हम मापांक याद करने लगे तो उसका मान होता है 1। अब थोड़ा सा एक बात बता दूं मैं कि अगर मान लिया तुम्हें ए वेक्टर लिखना है, पहले बता रहा हूं कि एकांक सदिश जो है वो किसी भी अदिश राशि को सदिश रूप में कैसे बदलता है, थोड़ा सा ये देख लो, उसके बाद फिर तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। जैसे मान लिया तुम ए वेक्टर ज्ञात करोगे
और ये सपोज करो कि तुम किसी स्थान पर 4 इकाई की दूरी चले, ये ध्यान रखना है इसमें, और उसी डायरेक्शन में तुमने एकांक सदिश कुछ भी मान लिया है, चाहे तुम ए वेक्टर की तरह ए का कैप ही मान लो, इससे कोई दिक्कत नहीं, या कोई भी कंडीशन लेके चलो। तो उसमें होता क्या है कि यहाँ पर एकांक सदिश यदि हम ए का कैप मान के चलते हैं, तो जैसा कि तुम जानते हो कि सदिश की परिभाषा के अनुसार ये होता है कि सदिश में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, क्योंकि एकांक सदिश का जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है दिशा को बताना, दिशा को बताना। तो जहां हमें किसी अदिश राशि को सदिश रूप में निरूपित करना हो, तो अदिश के साथ हम एकांक सदिश का प्रयोग कर देते हैं डॉट के रूप। अब देखो, अब जो समीकरण 1 में जो हमने दिखा रखा है, यहां पर जो कूलाम का नियम है बच्चों, ये है अदिश रूप में, यानी कि यहां पर कोई डायरेक्शन नहीं है ये बल की। अब हमें इसी के आधार पर, समीकरण 1 के आधार पर जो अदिश रूप में है, अब बारी बारी से, यानी कि बिंदु Q1 पर Q2 के कारण जब बल लगेगा तब डायरेक्शन क्या बनेगी, जब Q2 पर Q1 के कारण बल लगेगा तो तब बल की स्थिति क्या होगी, ये हम ज्ञात करेंगे। अब देखो बच्चों, और एक बात और बता दूं कि ये जो एकांक सदिश होता है, अगर हम इसको कंपेयर करें तो ए का कैप बराबर किसके, ए वेक्टर के बटे ए वेक्टर का मोड, ये ध्यान रखना तुम्हें। अगर इसी आधार पे हम R12 का कैप ज्ञात करें बच्चों, तो यहां जगह R12 का वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मोड, इस तरह से। अगर हम थोड़ी सी कैलकुलेशन को आगे बढ़ा दें तो यहाँ क्या देखते हो तुम कि R12 का वेक्टर अपॉन, जैसे इसका मोड ज्ञात करेंगे तो जो वेक्टर वाला साइन है बच्चों ये हट जाता है, जैसे इस मोड को हटा के चलेंगे तो यहाँ लिख देंगे R12 किसके बराबर, R12 का कैप। अब देखो यहाँ अगर हम R12 ज्ञात कर लगे तो इनका हम क्या करेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, देखो यहाँ R12 का वेक्टर बराबर आता है R12 इसका डॉट R12 का कैप। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अगर हम जो अदिश रूप में है कोई राशि, उसके साथ अगर हम यूनिट वेक्टर को डॉट में दिखा दें तो वो कायम में बच्चों सदिश रूप में बदल जाता है। किस रूप में, सदिश रूप में बदल जाता है। यहाँ पर हम एकांक जो है सदिश, हम यहाँ R के स्थान पे हम F के रूप में ले सकते हैं, फोर्स के रूप में, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये ध्यान रखना है। और एक बात यहाँ थोड़ा ध्यान रखने की है कि जहाँ, ये थोड़ा नोट कर लो कि अगर हम इसे R12 का वेक्टर बच्चों, अगर इसे हम जो मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थित सदिश R1 वेक्टर और R2 वेक्टर अगर उसमें हम चेंज कर लगे तो बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पर R2 का वेक्टर बाद वाला पॉइंट माइनस R1 का वेक्टर, इस तरह से। यदि हम R21 को चेंज करते हैं, यदि R21 को दिखाते हैं तो इसमें आप समझिए कि यहाँ लिखना पड़ेगा R बाद वाला पॉइंट इसका वेक्टर माइनस R2 का वेक्टर, इस तरह से। ये थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन्हीं आधार पर चलें तो तब क्या देखते हो बच्चों यहाँ पर कि यह जरूरी नहीं होता कि
ये दोनों, यदि R1 वेक्टर और R2 वेक्टर दोनों आपस में बराबर नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में क्या देखते हो कि यदि तुम R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर धनात्मक है, तो इसका मतलब R2 अधिक है किससे, R1 से। और यहाँ क्या देखते हो तुम बच्चों कि यहाँ पर कम वाला और ज़्यादा वाला मान बाद में आ गया, तो इसका मतलब अगर हम इसके साथ इसके कंपेयर करें, यदि R2 को पहले लिया हमें और R1 को बाद में, तो इसे माइनस कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ ऐसी कंडीशन में क्या देखते हो कि R12 का वेक्टर बराबर किसके, माइनस R21 का वेक्टर के। इसका नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि R12 में R2 में से R1 घट रहा है, और यहाँ पर जो है R21 वेक्टर में जो R1 है कम वाला मान में से ज़्यादा वाला मान घट रहा है, तो नेगेटिव आ जाएगा ये। तो इसलिए हम लिखते हैं कि R12 का वेक्टर बराबर माइनस R21 का वेक्टर। इसी के कारण हम इसे यहाँ चेंज कर देते हैं ऐसे। ये सीधी सीधी बात है। अब देखो, ये बच्चों नोट कर लो इस बात को। अब चलते हैं हम इनके बलों की तरफ। अब सबसे पहले हम यहां पर ज्ञात करेंगे बच्चों कि आवेश Q1 पर आवेश Q2 के कारण लगने वाला बल। तो अब देखो यहां पर बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, और तुम्हारे दिमाग की जो खिड़कियां हैं वो भी खुल जाएंगी। और बच्चों बड़े ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, थोड़ा टफ है, लेकिन अगर तुम स्टेप बाय स्टेप ऐसे समझते रहे तो तुम्हें बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। अब देखो यहां पर लिखेंगे, तो इसलिए अब बारी बारी से पहले Q1 पर लगा बल ज्ञात कर लो। तो यहां लिखेंगे, तो इसलिए बिंदु आवेश Q1 पर बिंदु आवेश Q2, तो बिंदु आवेश Q1 पर यहां भी लिख सकते हो बिंदु आवेश Q2 द्वारा लगा बल। तो बच्चों जब Q1 पे Q2 बल लगा होगा तो क्या होता है कि इसे ऐसे से ऐसे धकेल लगा, इधर को इस तरह से। तो बल की दिशा क्या होगी जब Q2 Q1 पे, तो B से A की डायरेक्शन में। तो ऐसी कंडीशन में देखो क्या लिखेंगे, तो अब Q1 पर Q2 के कारण लगा जो बल है F1, यानी कि 1 पर किसके कारण, 2 के कारण। तो यहां लिख लेंगे बच्चों F12 का वेक्टर बराबर का निशान लगा दो देखो। और यहां थोड़ा ध्यान रखना है K, और ये जो परिणाम है जो अदिश रूप में है इसे लिख लो Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब बल जो है किसके अनुदिश लग रहा है, B से A के अनुदिश। तो बच्चों मैंने बताया था कि यहां पर जो हमारा परिमाण है उसके साथ हम यूनिट वेक्टर उसके साथ दिखा देंगे उसी दिशा वाला। तो बच्चों जब B से A की तरफ बल लग रहा है तो यहां देखो B से A की दिशा में जो एकांक सदिश है वह है R21 का कैप। तो इसके साथ हो जाएगा R21 का कैप। तो यहां लिख लेंगे बल की दिशा जो है किसके अनुदिश है, B A का वेक्टर के अनुदिश, यानी B से A की तरफ, इस तरह से। अब जब हम बच्चों यहां पर K को हटाएंगे तो K बराबर होता है, देखो मैं थोड़ा सा बता रहा हूं यहां। अब जैसा कि हम जानते हैं कि K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यानी कि जहां K है वहां 1/4
पाई एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो यहां लिख लेंगे, देखो अब इसे मिटा देंगे, तो इसलिए F12 का वेक्टर बराबर, तो जहां k है, k के स्थान पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रख देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R। अब देखो यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है, जहां मैंने R लिख रखा है, तो थोड़ा एक बात ध्यान रखो, जब हम F12 लेके चल रहे थे इनकी 1 से 2 की तरफ, तो इनके बीच की दूरी क्या थी यहाँ R12, तो जहां R है वहां पर भी हम क्या करेंगे 12 लिख देंगे। थोड़ा सा ही ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि A से B के अनुदिश यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी, क्योंकि तो यहां ध्यान रखना है इसमें, इसे लिख देंगे R12 इस तरह से लिख लेंगे, या 21 या लिखेंगे 21 वेक्टर का यहां पर लिख देंगे स्क्वायर, क्योंकि यहां पर जो एकांक सदिश की डायरेक्शन है वो R21 का कैप है, तो दूरी में भी हम R21 का वेक्टर लेके चलेंगे, क्योंकि मैंने बताया था तुम्हें इसमें, ये ध्यान रखना है इसमें। तो R21 का, तो ऐसे ही बच्चों यहां तो R21 का और यहां स्क्वायर, क्योंकि जब किसी हम जो सदिश का हम स्क्वायर करते हैं तो वहां पर उसका वेक्टर हटा के और वहां पर उसका स्क्वायर कर देते हैं, ये ध्यान रखना है इसमें। वो एक मोड की तरह काम करता है, यानी कि हम लिख देंगे R21 का स्क्वायर, इसका मापांक भी होगा स्क्वायर भी होगा, ये ध्यान रखना है। और अगर तुम्हारे ध्यान में ना रहे तो यहां पर क्या करेंगे, इसका वेक्टर लगा के, और यहां पर अगर ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहां देखो, इस पे जहां R21 लिखा है, तो मैंने बताया था, देखो यहां चूंकि R21 का कैप बराबर होता है R21 का वेक्टर और बटे R21 वेक्टर का मोड, इस तरह से, तो बराबर R21 का वेक्टर बटे, जैसे मोड निकालेंगे तो यहां रह जाएगा R21। और थोड़ा सा ये भी बता दूं मैं आगे कि यदि हम R21 वेक्टर का स्क्वायर करते हैं तो बराबर लिख सकते हैं इसे R21 का स्क्वायर। नेक्स्ट वाली वीडियो में ये बता दूंगा कि R21 का स्क्वायर यानी कि वेक्टर से ऐसे ये कैसे आया एकदम से कि R21 का स्क्वायर। ध्यान रखना है कि अगर हम किसी भी सदिश राशि का स्क्वायर करते हैं तो उस पर से वेक्टर हट जाता है, ध्यान रखना है इसमें। तो अब जहां R21 का कैप है वहां जगह बच्चों R21 का वेक्टर और बटे इसके R21 ऐसे लिख लेंगे, इसे बैठा देंगे इससे, ये ध्यान रखना इसमें। अब इससे आगे देखो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन, इसकी इसमें गुणा दिखा देंगे क्योंकि दोनों अब किसमें अदिश रूप में आ गए, तो R21 का क्यूब और इंटू R21 का यहाँ आ गया वेक्टर, ये ध्यान रखना है इसमें। तो ये होगी हमारी इक्वेशन होगी ये 2, क्योंकि पहले वाली इक्वेशन में हमने जो कूलॉम का जो नियम का जो फॉर्मूला था वो हमने अदिश रूप में लिखा था। अब बच्चों बिल्कुल इसी तरह से देखो यहाँ, अब हम आवेश जो है बिंदु आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल की स्थिति ज्ञात करेंगे। तो Q2 पर आवेश बिंदु आवेश Q1 के कारण जो है बल क्या लग रहा है F21, तो Q2 यहाँ है, बल कौन लगा रहा है Q1, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी इस तरह से, क्योंकि ये डायरेक्शन होगी बल की।
तो अब देखो बच्चों यहां, तो इसे लिख लेंगे अब बिंदु आवेश यानी कि बिंदु आवेश Q2 पर बिंदु आवेश Q1 के कारण लगा बल। तो इसे डायरेक्टली इसी के अनुसार दिखा देंगे। तो यहां आ जाएगा F किस पे लग रहा बल, 2 पर, किसके कारण, 1 के कारण, F21 का वेक्टर बराबर, जहां के स्थान पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये 0, इसका डॉट, बिल्कुल ये सेम कंडीशन है कि Q1 इंटू Q2 अपॉन, तो यहां आ जाएगा R, यहां से लेके चलेंगे R12 वेक्टर का स्क्वायर, क्योंकि मैंने तुम्हें यहां बताया था कि जब हम B की A के सापेक्ष यहां पर बच्चों दूरी लेके चलेंगे यहां पर, ठीक है, तो यहां दूरी दिखा देंगे इसमें 1-2 इस तरह से, और बल जो लगा है वो 2-1, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना। तो यहां पर 1-2 का स्क्वायर और यहां इनटू। अब देखो तो बल की डायरेक्शन जो है वो किसके अनुदिश है, ए से बी के अनुदिश, ए से बी के अनुदिश, समझ रहे हो ना, ए से बी के अनुदिश। तो यहां लिख देंगे इसमें एकांक सदिश क्या आ जाएगा, R12 का कैप, ये ध्यान रखना है इसमें। तो R12 का कैप, पहले तक नोट कर लो सर। देखो बच्चों यहां पर जो डायरेक्शन है 2 पर किसके कारण बल लग रहा, 1 के कारण, तो 2 पर जो Q2 यानी कि बिंदु आवेश Q2 पर किस कारण, 1 के कारण, तो जब U इस पर बल लगाओ तो बल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, A से B की ओर, A से B की ओर। तो यहां लिख लेंगे बच्चों बल की दिशा, तो यहां लिख लेंगे बल की दिशा, बल की दिशा ए से, ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी वेक्टर के ना लिख के ए से बी के अनुदिश, ऐसे भी लिख सकते हो। इस तरह से भी लिख सकते हो। अब देखो यहां क्या बात थोड़ा ध्यान रखने की है, अगर तुम यहां इस बात में यहां चकरा रहे हो तो मैं तुम्हें एक सीधा रास्ता बता रहा हूं कि चलो ये तो मैंने ऐसा समझा दिया, तुम अगर यहाँ F12 का वेक्टर आ गया तो यहाँ R12 का वेक्टर का स्क्वायर भी कर सकते हो, और एकांक सदिश में भी यानी कि 1-2 1-2 1-2 ऐसे भी कर सकते हो। उसमें भी थोड़ा सा एक लॉजिक बता रहा क्या है। देखो जब हम Q1 पे Q2 के कारण जो है बल ज्ञात कर रहे थे, तो यहाँ F वेक्टर 1-2 यानी कि कुछ जो राइटर हैं वो इस तरह भी दिखा देते हैं, उसका एक रीजन है। देखो यहां पर होता क्या है बच्चों, देखो जब हम F12 का वेक्टर ज्ञात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आवेश Q1 पर Q2 के कारण जब बल लग रहा है तो बल की डायरेक्शन B से A की ओर हो रही, B से A की ओर। तो इसमें जो बिंदु आवेश A की दूरी B के सापेक्ष इस तरह से, तो R12 हम उसी डायरेक्शन में ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कुछ जो राइटर हैं उनकी बुक्स में इस तरह भी है तो उसमें ज़्यादा चकराने की जरूरत नहीं है, वो अपना अपना मत है कि कौन किसके सापेक्ष बीच की दूरी लेके चल रहा है, इस तरह भी ले लेते हैं। तो यहाँ F12 का वेक्टर ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ 1-2 1-2 जगह, और यहाँ F21 है तो यहाँ भी 2-1 यहाँ भी 2-1, इस तरह भी कर सकते हो, और ये जैसा मैं समझा रहा ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो, अब जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर R12 का कैप लिखा है, तो जैसा कि तुम जानते हो कि यहाँ पर मैंने लिखा R12 का कैप बराबर किसके, R12 वेक्टर अपॉन R12
वेक्टर का मोड बराबर, तो r12 का वेक्टर, तो जैसे इसका मोड ज्ञात करेंगे तो किस रूप में आ जाएगी, दूरी बन जाएगी ये अदिश रूप में, यानी कि r12 इस तरह से। ठीक है, तो अब इसे नोट कर लो पहले यहाँ तक इसमें। तो इसलिए बच्चों, तो F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। मैंने बताया था कि यदि किस सदिश का स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर हट जाएगा और वो सदिश रूप में इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि मापांक भी निकल जाएगा इसका, ये ध्यान रखना है इसमें। और इंटू, अब जहाँ R12 का कैप है उस वहाँ लिखेंगे उसके स्थान पे R12 का वेक्टर और अपॉन R12, तो यहाँ आ जाएगा R12 का वेक्टर अपॉन R1 की दूरी 2 के सापेक्ष, इस तरह से बोलते हैं इसे, ऐसे आगे। अब देखो बच्चों, इससे आगे देखो हमें करना क्या है, इसमें मिटा दिया, तो यहाँ पर F12 का वेक्टर लिखा था तो मैंने यहाँ खाली जगह थी, यहाँ F12 का वेक्टर यानी कि इक्वेशन सेकंड को बना कर रखे हैं, या F12 जिसे तुम चकराओ ना, ये वाला बल हमने यहाँ लिख के दिखा दिया इसमें। अब देखो यहाँ तो बराबर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R12, इसकी गुणा इसमें कर देंगे का क्यूब इंटू, तो यहाँ आ जाएगा R12 का वेक्टर, R12 का वेक्टर। अब देखो बच्चों, ये हो गई हमारी तीसरी स्थिति। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पर R12 वेक्टर को, क्योंकि हम अगर मैं यहाँ R21 वेक्टर में लाऊं तो क्या देखते हो कि जहां R12 का वेक्टर है वहां -R21 आ जाएगा। तो इसे चेंज करके अगर हम ऐसे लिख दें, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 का क्यूब, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि -R21, तो माइनस यहाँ ले आए और यहाँ इंटू आ जाएगा, देखो R12 का 21 का वेक्टर, ये होगी इक्वेशन हमारी थर्ड। अब देखो, अब ये जो मान है, माइनस को छोड़कर ये जो मान है ये किसका है, ये जो इक्वेशन छोड़कर जो मान है ये किसका है, हमारा F12 का वेक्टर, F12 का वेक्टर। तो अब देखो इस बात से क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकल रहा है, देखो तो यहां लिखेंगे 2 व 3 से, तो 2 व 3 से, 2 व 3 से, तो तुम लिख दोगे कि F21 का वेक्टर बराबर किसके हो जाएगा, माइनस के, क्योंकि यहां पर F12 का वेक्टर इतने हिस्से में किसका मान है, F12 का वेक्टर, तो माइनस F12 का वेक्टर। तो हम इस बात से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि Q1 और Q2 दोनों सहजातीय आवेश हों, या तो दोनों धनावेश हों या ऋण आवेश हों, तो इन पे जो एक दूसरे के सापेक्ष लगने वाले बल जो हैं वो आपस में बराबर किंतु विपरीत दिशा में होंगे। इस माइनस का मतलब यह है कि इन दोनों पर जो लगने वाले बल हैं एक दूसरे के कारण, वो बल बराबर किंतु विपरीत दिशा में होंगे। तो ये बल आपस में बराबर है किंतु इसकी डायरेक्शन ऐसा है और इसकी डायरेक्शन ऐसा है। तो यह जो कूलाम का नियम है सदिश रूप में यह इन बलों की सटीक दिशा सहित जानकारी देता है। ठीक है, तो यही क्या है, कूलाम का नियम है। तो मैं इसे लिख भी रहा हूं, तो इस बात का अर्थ निकलता है, देखो तो देखो बच्चों, अतः जो रिजल्ट निकल कर आया वो क्या है, तो अतः दो सजातीय
बिंदु आवेशों पर एक दूसरे के कारण लगने वाले बल बराबर किंतु विपरीत दिशा में होते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये बल परिणाम में बीच में का निशान है बराबर है, किंतु विपरीत दिशा में है। ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। इनकी जो Q1 पर Q2 के कारण, मैंने लिखा ना कि एक दूसरे के कारण, तो जब Q1 पे Q2 के कारण बल लगा रहे थे तो उसकी डायरेक्शन होगी ये ऊपर की तरफ को, B से A के अनुदिश। जब हम आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल लगा रहे थे तो इसकी डायरेक्शन होगी ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है ना, यानी कि F21 का वेक्टर। तो दोनों बल जो है F12 का वेक्टर और F21 का वेक्टर, ये आपस में वैसे तो बराबर हैं, लेकिन माइनस चिन्ह का मतलब यह है कि ये दोनों विपरीत दिशा में होंगे। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ताकि आने वाली जो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।